जिद्दू कृष्णमूर्ति। बायोग्राफी। अध्याय 2, एक प्रचंड शक्ति। 1911 के आरंभ में इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना हुई। कृष्णा इसके अध्यक्ष बने, श्रीमती बेसेंट और रेड बीटर उसके संरक्षक। ऑर्डर का उद्देश्य था उन सभी लोगों को एक साथ जुटाना जो निकट भविष्य में विश्व शिक्षक के आगमन में आस्था रखते थे और साथ ही उसे ग्रहण करने के लिए जनमत तैयार करना। जॉर्ज आर्वेडेल को अध्यक्ष का सेक्रेटरी बनाया गया। हेराल्ड ऑफ द स्टार नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका भी अड्डा से छपनी शुरू हो गई। इसी साल की फरवरी में श्रीमती बेसेंट इन बालकों को बर्मा के दौरे पर ले गईं। बुद्ध की इतनी सारी अद्भुत प्रतिमाओं ने कृष्णा को अभिभूत कर दिया। बुद्ध के प्रति उनमें ऐसी श्रद्धा जगी जो कभी नहीं खोई। अड्यार वापस पहुंचने पर रेड बीटर ने श्रीमती बेसेंट को बताया कि मास्टर की ऐसी इच्छा है कि लड़के इंग्लैंड जाएं। इस तरह 22 मार्च को श्रीमती बेसेंट लड़कों के साथ बम्बई के लिए रवाना हो गई। रास्ते में वह बनारस रुकी। दोनों के लिए यूरोपीय कपड़े खरीदे और बचपन के छिदे हुए कानों को एक डॉक्टर की मदद से बड़ी तकलीफ दे स्थिति में सिलवाया गया। कृष्णा के कानों पर से हल्के घाव के निशान कभी नहीं छूटे। हिंदू कॉलेज से कुछ महीनों की छुट्टी लेके आर्वेडेल भी उनके साथ हो लिए। 22 अप्रैल को बम्बई से वे लोग जहाज पर रवाना हुए। रेड बीटर को श्रीमती बेसेंट हर सप्ताह पत्र लिखती। पहले इस पत्र में उन्होंने सूचित किया कि लड़के यूरोपीय कपड़ों को बहुत सलीके से पहन रहे हैं, बस जूते पहनने पर उन्हें बंधा बंधा सा लगता है। और कृष्णा बहुत खुश है क्योंकि कप्तान ने उसे जहाज की कार्यप्रणाली, विशेषकर मार्कोनी उपकरण को देखने की इजाज़त दे दी है। थियोसॉफी के अंग्रेज अनुयायियों ने जबरदस्त उत्साह के साथ 5 मई को चेरिंग क्रॉस स्टेशन पर श्रीमती बेसेंट और उनके द्वारा संरक्षित लड़कों का स्वागत किया। जिस भव्य नियति को कृष्णा की प्रतीक्षा थी उसे गुप्त नहीं रखा गया था। उसे भीड़ में 36 वर्षीय लेडी एमिली रोटियंस थी, जिनका जीवन आगे के 20 सालों तक कृष्णा के इर्द गिर्द ही घूमना था। श्रीमती बेसेंट लड़कों को लेकर इंग्लैंड की अपनी एक निकटतम मित्र मिस ईस्थर ब्राइट और उनकी विधवा माँ के साथ रहने 82 डैटरन गार्डन्स चली गई। बॉन्ड स्ट्रीट में थियोसॉफी के मुख्यालय में 8 मई को एक बैठक हुई जिसमें श्रीमती बेसेंट ने ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट के गठन की घोषणा की और कहा जो इसके सदस्य बनने के इच्छुक हों वे अपना नाम जॉर्ज आर्वेडेल के पास दर्ज करा दें। लेडी एमिली ऐसा करने वालों में पहली थी और इसके कुछ ही समय बाद श्रीमती बेसेंट ने उनसे इंग्लैंड में ऑर्डर की राष्ट्रीय प्रतिनिधि बन जाने का आग्रह किया। लेडी एमिली द्वारा थियोसॉफी में लाई गई 2 महिलाएं और थी जिन्होंने नामांकन भरा, मिस मैरी डॉस और देलावर की काउंटेस म्यूरल लेडी एमिली की दोस्त थी और उन्हीं के साथ सेंट जेम्स के एक भव्य घर वारविक हाउस में रहती थी। मिस डॉस एक अमेरिकन थी और इंग्लैंड में 20 साल से रह रही थी। गठिया के रोग ने उन्हें व्हीलचेयर पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने दादा विलियम अर्ल डॉस से उनके कॉपर, रियल एस्टेट और रेल मार्ग के कारोबार से जुटाई धन संपदा उन्हें उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। इंग्लैंड में श्रीमती बेसेंट के लिए उन्होंने एक कार का प्रबंध कर दिया था। लंदन के सभी दर्शनीय स्थलों पर लड़कों को ले जाया गया, किंतु जो चीज उन्हें सबसे अधिक भाई वह था थिएटर। यूरोपियन जूते उनके लिए एक यंत्रणा थे, इसलिए पैदल चलने से उन्हें नफरत होती। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में होने वाली थियोसॉफी की बैठकों में श्रीमती बेसेंट उन्हें साथ ले जाती। लेडी एमिली को मई का वह दिन नहीं भूलता जब वे उनके साथ ऑक्सफोर्ड गई थी और एक गार्डन पार्टी में 2 छोटे हिंदुस्तानी लड़कों को कड़कड़ाती सर्दी में कांपते हुए इतना असहाय देखकर उनकी उत्कट इच्छा हो रही थी कि वे उन्हें अपनी बाहों में समेट उन पर मात्र स्नेह की सारी ऊष्मा उड़ेल दें। वे उन दोनों को अपने 5 में से 2 सबसे बड़े बच्चों के साथ 22 जून को जॉर्ज पंचम की ताजपोशी का जुलूस दिखाने ले गईं। बाद में श्रीमती बेसेंट ने लंदन के क्वींस हॉल में
विश्व शिक्षक का आगमन विषय पर 3 व्याख्यान दिए। लोगों की दिलचस्पी का अंदाज इसी से लगाया जा सकता था कि हॉल की खचाखच भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को वापस लौट जाना पड़ा। राक्षोइंग शैली का प्रयोग करते हुए भी वह एक शानदार वक्ता थी। 1912 में इसी हॉल में इसी विषय पर बोलते हुए देखने के बाद लेखिका एनेट बैग नोर्ड ने अपनी आत्मकथा में श्रीमती बेसेंट को याद करते हुए लिखा, जब वह मंच पर आई तो वह जैसे सुलग रही थी। उनका रुतबा हर कोने में जगमगा रहा था। अगस्त में श्रीमती बेसेंट और लड़के ब्राइड बंधुओं के साथ सरी में इसर नाम की जगह पर ठहरे। यहाँ उनकी एक कॉटेज थी। लेडी एमिली अक्सर यहाँ उनसे मिलने के लिए आती। उन्हें याद है जब कृष्णा को भयानक बदहजमी का शिकार होना पड़ा था, जिसका कारण था कि रेड बीटर ने उनके लिए एक बनी खुराक निर्धारित कर रखी थी। जाहिरा तौर पर मास्टर कुथुमुई के अनुसार दिन भर में दूध के अनगिनत गिलास निगलने हैं तथा नाश्ते में दलिया और अंडे। मैं देख रही हूँ कष्ट में बीती निद्रा विहीन रात के बाद अब कृष्णा श्रीमती बेसेंट की सख्त निगरानी में अपना निर्धारित नाश्ता निगलने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं कितना चाह रही थी कि उसके हाथों से प्लेट छीन लूं, आंतों को थोड़ा सुस्ता लेने दूं। लगभग 1916 तक तीखे दर्द के साथ पाचन की गड़बड़ी उसके साथ रही। कृष्णा की अपेक्षा कम संकोची नित्या ने मिस ब्राइड से खाने में मसाला ना होने की शिकायत की। रेड बीटर के मुताबिक मास्टर चाहते थे कि लड़कों की शिक्षा इंग्लैंड में हो और दोनों ऑक्सफोर्ड जाएं, इसीलिए अगस्त में उनके नाम न्यू कॉलेज के लिए लिखवा दिए गए। कृष्णा को वहां रहने के लिए अक्टूबर 1914 में जाना था। जैसा कि कहा जाता है, भारत वापस लौटने पर जहां रेड बीटर भी आ गए थे, बनारस में 28 दिसंबर को थियोसॉफिकल कन्वेंशन में पहली बार कृष्णा के भीतर मैत्रेय का प्रकटीकरण हुआ। इस घटना का वर्णन रेड बीटर ने रूस पोरी को अड्यार भेजे एक पत्र में किया। ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट के नए सदस्यों को कृष्णा खड़े होकर प्रमाण पत्र बांट रहे थे। तभी एकाएक रेड बीटर को कृष्णा के भीतर से एक प्रचंड शक्ति प्रवाहमान होती दिखी और जो आने वाले सदस्य सामने से होकर गुजर रहे थे कृष्णा के पैरों में गिर पड़े। उनमें से कुछ के आंसू बहने लगे। अगले दिन एसोटेरिक सेक्शन की बैठक में पहली बार श्रीमती बेसेंट ने सार्वजनिक तौर पर कहा, उन लोगों ने जो देखा और महसूस किया, इसके बाद इस तथ्य को छिपा सकने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि कृष्णा के शरीर को बोधिसत्व मैत्रेय द्वारा चुना गया था और उसको अब भी उसी के साथ समन्वित किया जा रहा है। 1912 की जनवरी में श्रीमती बेसेंट को नारायण्या का एक पत्र मिला, इस चेतावनी के साथ कि वह अपने पुत्रों के संरक्षण के दायित्व को वापस लेने के लिए उनके खिलाफ अदालत में जाएंगे। नारायण्या को रेड बीटर से सख्त नफरत थी और वह नहीं चाहते थे कि लड़कों से उनका कोई संबंध रहे और श्रीमती बेसेंट से इस बात का वचन लेने के बाद ही वह लड़कों की पढ़ाई इंग्लैंड में किए जाने के लिए राजी थे। नारायण्या के अनुसार श्रीमती बेसेंट ने ऐसा वचन दे भी दिया, किंतु उधर रेड बीटर अब एक ऐसी एकांत जगह की तलाश में लगे थे जहां वह कृष्णा को अद्वितीय दीक्षा के लिए तैयार कर सके। रेड बीटर ने नीलगिरी हिल जाने का इरादा भी कर लिया था, लेकिन नारायण्या के साफ इनकार के बाद वह भारत से चुपचाप अनुकूल जगह की तलाश में यूरोप निकल गए। जबकि इधर श्रीमती बेसेंट यह कहकर कि वे 10 फरवरी को बंबई से रवाना होंगी, वास्तव में 3 को ही रवाना हो गई। नारायण्या को तुरंत अड्यार छोड़ देने के लिए भी उन्होंने लिख दिया। इस बार डिक क्लार्क और सी जिन राजदास राजा भी उनके साथ गए। जिन राजदास थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रमुख नेता थे जो कृष्णा को खोज लिए जाने के समय व्याख्यान यात्रा पर विदेश गए हुए थे। 25 मार्च को लड़के सिर्फ क्लार्क और राजा के साथ टाउन मीना सिसिली के लिए निकल पड़े, जहां रेड बीटर होटल नौमेकिया के एक पूरे तल पर पहले से जमे हुए थे। अरुंडेल भी वहां पहुंच गए। वे लोग करीब 4 माह तक वहां रहे। श्रीमती बेसेंट मई से जुलाई तक उनके साथ रही। इस दौरान रेड बीटर के मुताबिक कृष्णा और राजा ने द्वितीय दीक्षा प्राप्त की और नित्या तथा अरुंडेल ने अपनी पहली दीक्षा अरुंडेल जुलाई में वापस भारत हो लिए।
जबकि श्रीमती बेसेंट राजा और लड़कों को लेकर इंग्लैंड लौट गई और लेडबीटर थोड़े समय के लिए जेनीवा चले गए। इसके बाद लेडबीटर का इंग्लैंड जाना कभी नहीं हुआ। इधर श्रीमती बेसेंट को नारायणन्या का खत मिला कि वह अगस्त के अंत तक लड़कों को वापस सौंप दे। पत्र चेन्नई के अखबार द हिंदू में प्रकाशित हुआ था, जिसने श्रीमती बेसेंट, लेडबीटर और थियोसॉफिकल सोसाइटी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी। संपादक व्यक्तिगत तौर पर श्रीमती बेसेंट के खिलाफ था और श्रीमती बेसेंट और लेडबीटर दोनों को ही ऐसा विश्वास था कि उसी ने ही नारायणन्या को अपनी पकड़ में लेकर उकसाया था और वही मुकदमे का खर्चा भी उठाने जा रहा था। अब श्रीमती बेसेंट को भय था कि कहीं संपादक लड़कों के अपहरण का प्रयास न करे, इसलिए उन्होंने भारत लौटने से पूर्व लड़कों को इंग्लैंड में महफूज जगह रखने का पक्का इंतजाम कर दिया। इसके लिए लेडी डे ला वार ने एस डाउन फॉरेस्ट के ओल्ड लॉज वाले घर को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया। लड़के वहाँ 6 महीने तक रहे, साथ में राजा और डिक क्लार्क उनके निजी शिक्षकों के रूप में और लेडबीटर के 2 भूतपूर्व शिष्य अंगरक्षक के रूप में रहे। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी मिसेस ब्राइट और मिस ब्राइट पर थी। लेडी एमिली इनसे मिलने के लिए आती रहीं। कृष्णा और उनके बीच का अनुराग गहराता जा रहा था। श्रीमती बेसेंट के खिलाफ चेन्नई हाईकोर्ट में जो मुकदमा दायर हुआ, उसमें नारायणन्या का संक्षिप्त दावा यह था कि श्रीमती बेसेंट को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे लड़कों के संरक्षण का दायित्व जिसे नारायणन्या ने उन्हें प्रदान किया है एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दे जिससे वह सख्त घृणा करते हैं। नारायणन्या का यह भी आरोप था कि बड़े लड़के के साथ लेडबीटर का अप्राकृतिक साहचर्य रहा है। अपने बचाव में पैरवी करते हुए श्रीमती बेसेंट मुकदमा हार गई। हालांकि जो सबसे नुकसान पहुंचाने वाला अप्रतिष्ठाजनक आरोप था कृष्णा के साथ लेडबीटर के अप्राकृतिक साहचर्य का, उसे खारिज कर दिया गया। लड़कों को उनके पिता को सौंप देने का आदेश हो गया। श्रीमती बेसेंट ने तुरंत अपील की, जो नामंजूर हो गई। तब उन्होंने इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील की और वहां मय मुआवजा फैसला उनके हक में हुआ। अपील मंजूरी का आधार यह था कि ना तो लड़कों से उनकी इच्छाओं के बारे में राय ली गई थी और ना ही उन्हें अदालत में पेश किया गया था। चूंकि लड़कों की इच्छा भारत वापस लौटने की नहीं थी, इसलिए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का पालन बिना उनकी सहमति के नहीं किया जा सकता था। 1914 की 25 मई तक कृष्णा 18 वर्ष का हो चुका था, जिसका मतलब था कि भारतीय कानून के अनुसार वह वयस्क हो गया था और तब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना पाई थी। थैंक यू वेरी मच।